हेलो एवरीवन। सेंट्रल टेंडेंसी के एमसीक्यू हम कर रहे थे, 50 तक एमसीक्यू हम कर चुके थे, तो आज हम उसके आगे करने वाले हैं। आज हमने टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा वर्किंग पहले कर दिया है, मतलब जहाँ पे कोई क्वेश्चन में बड़ी कैलकुलेशन की ज़रूरत थी तो उसको थोड़ा सा हमने कर दिया है। कैलकुलेशन नहीं, बेसिकली क्वेश्चन को बैलेंस कर दिया, सेट कर दिया है, ताकि हम इजीली उसका आंसर फाइंड आउट कर सकें, टाइम हमारा थोड़ा सा बच जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, देखिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर ऑब्जर्वेशन। आपको इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन दे रखा है और बोला गया है क्वार्टाइल 1 निकालिए, Q1 पूछा गया है। अब हम जानते हैं कि सर अगर मुझे Q1 निकालना है तो मुझे क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होगा, तो हमने पहले से ही क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करके दिया है, राइट। ओके, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे Q1 का n+1/4। तो उसके लिए हमें जानना है कि n कितना है, बताइए जी n कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है क्या n, तो 8+1/4 तो 9/4, क्या 2.25 टर्म आ जाएगा, बोलिए क्या 2.25 टर्म आ रहा है। यस, अब 2.25 टर्म अगर आंसर आ रहा है तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे सर। तो बताया हुआ है आपको कि अगर पॉइंट्स में टर्म निकालना हो तो कैसे करना है, सुनिए। 2.25, तो पहले सेकंड टर्म तो ले लीजिए भाई, 2.25 चाहिए ना, तो सेकंड तो पूरा ले लीजिए। तो हमने ले लिया 12, ये तो आ गया सेकंड टर्म। प्लस कर दीजिए इसमें थर्ड टर्म 15, ठीक है, और सेकंड टर्म 12, थर्ड टर्म 15, सेकंड टर्म 12, इन दोनों के डिफरेंस का 0.25। तो देखिए इन दोनों के डिफरेंस का 0.25 कितना आता है, उसको जोड़ दीजिए। 12 प्लस 3 इंटू 0.25 0.75, तो ये आंसर आ जाएगा 12.75। ओके, तो आंसर हो जाएगा सी 12.75, राइट। ओके, आई होप क्लियर है आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 104 एंड द क्वार्टाइल डेविएशन इज 18, द थर्ड क्वार्टाइल विल बी, बताइए जी। इसके लिए जाहिर सी बात है, हमें क्या दे रखा है, पहले इंफॉर्मेशन थोड़ी लिख देते हैं। हमें Q1 दे रखा है 104, साथ में QD दे रखा है 18, और हमसे बोला गया है Q3 बताइए। तो देखिए QD का फॉर्मूला लिख लीजिए। QD का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1/2, राइट। ओके, अब ये हमें निकाल के दे रखा है कि सर ये तो 18 है, ठीक है। QD कितना है, 18 है। Q3 पता नहीं है, पर Q1 तो पता है 104 और अपॉन 2, राइट। अब सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 36 इक्वल्स टू Q3 माइनस 104, सही है। यस, तो Q3 कितना आ जाएगा, 104 माइनस 36, 104 माइनस, एक सेकेंड, 36 इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा। 104 प्लस 36, देखना एक बार कितना आता है, 140 आ रहा है क्या। Q3 इक्वल्स टू 140, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा A 140। चेक कर लीजिए एक बार आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ओके, ना आगे आ जाइए सर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, द थर्ड डेसाइल फॉर द नंबर दिस, क्या होगा, थर्ड डेसाइल क्या होगा। हमें पता है कि मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ऑक्टाइल, डेसाइल, ये सब निकालने के लिए हमें क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना ही पड़ेगा, तो हमने ऑलरेडी करके आपको दे दिया है। जब ऑलरेडी क्वेश्चन असेंडिंग नंबर में सेट किया हुआ है तो फिर करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला रहेगा D3 निकालने के लिए 3n+1/10। n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सर ये हो जाएगा 3 इंटू 8+1/10। तो देखिए कितना आता है सर, 9 आ जाएगा, और 27 27/10
2.7 टर्म आ रहा है क्या, चेक करिए। 2.7 टर्म आ रहा है क्या? यस। अब 2.7 टर्म कैसे निकालेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि 2.7 टर्म निकालने के लिए सेकेंड टर्म तो पूरा ले लीजिए, तो 10 तो पूरा ले लीजिए, प्लस कर दीजिए 0.7 ऑफ थर्ड माइनस सेकेंड, 0.7 ऑफ थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो सर ये आंसर आ जाएगा 10.70। चेक करो एक बार, 10.70 आंसर आ रहा है क्या? आंसर बी, ठीक है, आंसर आ रहा है बी 10.70। ओके, एक बार बता दीजिए 53 तक कोई डाउट नहीं है तो आगे आ जाइए सर। क्वेश्चन नंबर 54, आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए 54 कह रहा है फाइंड D6 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अगेन हमें पता है कि D6 निकालने के लिए भी असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना जरूरी है, तो हमने पहले से असेंडिंग ऑर्डर में आपको दे दिया है। फॉर्मूला है D6 के लिए 6n+1/10, यही होता है। ओके, तो सर सोल्व कर देते हैं। 6 इंटू n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो 10 + 1/10, तो कितना आ रहा है भाई देखना, 6.6 टर्म आ रहा है क्या? चेक करिए एक बार, क्या 6.6 टर्म आ रहा है? यस। अब 6.6 टर्म को कैसे करेंगे, सेम वही बात, पहले 6 टर्म तो पूरा ले लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो 10 तो पूरा ले लीजिए 6 टर्म तो, प्लस 0.6 ऑफ 7 टर्म माइनस 6 टर्म, क्योंकि मुझे 7 और 6 के बीच का 0.6 चाहिए, तो 7th टर्म माइनस 6 टर्म का 0.6, राइट। तो बताइए 10 + 2.4 आ रहा है क्या? चेक करिए, 14 और 10 का डिफरेंस 4 हो जाएगा, उसका 0.6 करेंगे तो 2.4 हो जाएगा, और 10 में प्लस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 12.4। बता दीजिए एक बार, यहां तक कोई डाउट? चार क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं, इनमें कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है, चलिए। देखो अगर आपको लगता है कि मुझे लिखने के लिए टाइम चाहिए तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को रोक देना और रोक के नोट डाउन कर लेना। आइए सर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है 25th परसेंटाइल इक्वल टू, बताइए जी 25th परसेंटाइल किसके बराबर होता है? तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, याद करोगे तो भूल जाओगे, याद करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। 25th परसेंटाइल का मतलब 25% डेटा, एम आई राइट भाई? परसेंटाइल का मतलब होता है 100, ठीक है, तो 25 परसेंटाइल का मतलब है 25%। तो ऐसा और कौन सा मेजरमेंट है जो 25% वैल्यू निकाल के देता है? क्या मैं कह सकता हूं क्वार्टाइल 1 भी मुझे 25% वैल्यू निकाल के देता है? यस, तो इनका मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मीडियन निकालते हैं तो बताइए मीडियम कितनी वैल्यू परसेंट कवर करता है? 50%। P50 कितना कवर करता है? वो भी 50%। डेसाइल 5 कितना कवर करता है? वो भी 50%। और क्वार्टाइल 2 कितना कवर करता है? वो भी 50%। मतलब इन चारों की वैल्यू बराबर होगी। तो वैसे ही P25 की वैल्यू फर्स्ट क्वार्टाइल के बराबर होगी, समझ गए? और इन्होंने तो ये ऑप्शन ही बड़े ही बेवकूफ़ी वाले बनाए हैं। क्या 25th क्वार्टाइल होता है क्या? कुछ बताना, क्या 25th क्वार्टाइल नेम की कोई चीज़ होती है? नहीं होती। 24th क्वार्टाइल होता है? नहीं होता। तो आंसर तो वैसे ही फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया, राइट। चलिए आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 56, द ऑप्सिका ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसी कर्व इज, बताइए जी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वो क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं? सर उसे हम मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है। आगे आ जाइए सर। 57,
57 कह रहे हैं मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड। अगर एक मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो रिलेशनशिप क्या होगी? तो सर रिलेशनशिप होगी इसमें मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मोड, मीडियन, मीन माइनस मीडियन। तो ए हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, डन। आगे आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, मॉडल वैल्यू ऑफ, मॉडल वैल्यू का मतलब क्या पूछना चाह रहा है हमसे? क्या ये हमसे मोड पूछना चाह रहा है? मोड बोलो मॉडल बोलो, बात एक ही है। तो मॉडल वैल्यू पूछना चाह रहा है तो भैया मॉडल वैल्यू वो होती है या मोड वैल्यू वो होती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। हमने आसान करने के लिए क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने पे क्या आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? यस सर, 0 2 बार रिपीट हो रहा है तो 0 हमारा मोड है। ओके, 0 ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो 0 हमारा मोड है। क्वेश्चन नंबर 59, द मोड फॉर द नंबर, अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है और फिर से मोड पूछा, हमने फिर से असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। जब असेंडिंग ऑर्डर में हम सेट कर देते हैं तो आसान हो जाता है पता लगाना कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो सर यहाँ पे तो 10 रिपीट हो रहा है 2 बार, तो मोड क्या हो जाएगा? 10। बताइए जी, मोड 10 हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो सर बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है अगेन कि ये हम वैल्यू दे रहे हैं, मोड बताइए। हमने सेट कर दिया सर, ये 4 बार रिपीट हो रहा है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है। तो मोड क्या है? मोड तो वो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो बताइए क्या यहाँ पे मोड 3 हो जाएगा? यस, तो यहाँ पे मोड हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 60 तक कोई डाउट किसी के नहीं है? चलो तो आगे देखते हैं। आगे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 61, द मोड फॉर द नंबर, अगेन मोड ही पूछा है सर, पर इस बार इन्होंने खुद ही असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है तो इसलिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। सर 7 3 बार रिपीट हो रहा है, 11 भी 3 बार रिपीट हो रहा है। अब बताओ जी मोड क्या है? अब बताइए मोड क्या है? तो सर दोनों ही मोड है, 7 भी मोड है और 11 भी मोड है। आप कहेंगे सर ऐसे थोड़ी होता है, बिल्कुल होता है। मैंने पढ़ाते हुए आपको बताया हुआ है कि अगर किसी सीरीज में सिंगल मोड है तो उस सीरीज का नाम होता है यूनिमोडल, राइट। अगर किसी सीरीज में डबल मोड है तो उस सीरीज का नाम होता है बायोमोडल, और अगर किसी सीरीज में मोर देन 2 मोड है तो उसको कहते हैं मल्टी मॉडल। आई बात याद आया? यस, तो 2 मॉडल हो सकता है, और क्योंकि 2 मॉडल है तो इस सीरीज को हम क्या कहेंगे? बायोमोडल। ओके, यस सर। नेक्स्ट आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 62, कंप्यूट द मोड ग्रुप। ध्यान से देखिए, हमें मोड नहीं पूछा है, सिर्फ इतना बोला है कि मोड ग्रुप बताइए, राइट। तो सर वैसे तो सिंपली अगर मैं कहूं तो मोड ग्रुप वो है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 142। पर हर बार ऐसा सही नहीं होता, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है क्लास के अंदर कि अगर आपको डाउट लग रहा है, अच्छा डाउट कब लगता है वो भी सुन लीजिए। अगर 2 वैल्यू आसपास हो, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी है 142, मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी होती 140, तो थोड़ा डाउटफुल हो जाता हूँ, ठीक है। तो अगर डाउट नहीं है तब तो आप सीधे आंसर कर दीजिए, और अगर डाउट है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था F1 प्लस F0 प्लस F2, मतलब अड़ोसी पड़ोसी को देख लीजिए, जिस पे डाउट है उसको F1, उससे पहले वाले को F0, उसके बाद वाले को F2, ऐसा बना दीजिए और तीनों की फ्रीक्वेंसी जोड़ दीजिए। सेकंड नंबर डाउट मान लीजिए आपको इस पे है, तो इसको F1, इससे पहले को F0, इसके बाद को F2 बना दीजिए और इन तीनों की फ्रीक्वेंसी भी जोड़ लीजिए। जिस कॉम्बिनेशन में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आएगी वो आपका मोड होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं है, इसमें तो यही वाला आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके पास बहुत छोटी फिगर है, ठीक है। तो दैट्स वाई 66 से लेके 68 तक की वैल्यू जो है वो हमारी मॉडल ग्रुप है। ओके, डन।
क्वेश्चन नंबर 63, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसको कैसे सोल्व करना है वो सुनिए। देखिए, जब हमारे पास दो सीरीज होती है, जैसे मान लीजिए x का मोड y का मोड, x का मीन y का मीन, x का मीडियन y का मीडियन, ऐसे हो सकता है। अगर हम उन दोनों की कोई एक इक्वेशन बना लें तो वो इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर हमें एक का मीडियन दे दे, दूसरे का मीडियन पूछ ले, एक का मोड दे दे, दूसरे का मोड पूछ ले, एक का मीन दे दे, दूसरे का मीन पूछ ले, तो हमें क्या करना है। तो याद करिए एक बार, हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल कि सेंट्रल टेंडेंसी, ध्यान से सुनिएगा, कि जब हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं तो चेंज इन ओरिजिन से भी फर्क पड़ता है और चेंज इन स्केल से भी फर्क पड़ता है। इट मीन्स कि हर वैल्यू में, याद दिलाता हूं मैं आपको, मैंने आपको बताया था कि हर वैल्यू में अगर एक कॉमन वैल्यू जोड़ेंगे तो मीन उतने से ही बढ़ जाएगा, हर वैल्यू में से अगर एक कॉमन वैल्यू घटाएंगे तो मीन उतने से घट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड करेंगे तो मीन भी डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो इसलिए यहां पे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर फिर तो इसमें बताने वाली बात क्या है, किसी भी इक्वेशन को हम तो ऐसे ही सोल्व करते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे तो डेफिनेट सी बात है y आ जाएगा। पर मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, अगर यही क्वेश्चन डिस्पर्सन का होता, ध्यान से सुनिए, अगर यही क्वेश्चन डिस्पर्सन का होता तो डिस्पर्सन के अंदर हम चेंज इन ओरिजिन को मायने नहीं रखते, चेंज इन स्केल को मायने रखते हैं। इट मींस कि ये जो दे रखा है ना +10, दिख रहा है आपको, ये जो +10 लिखा हुआ है, इस +10 को हम सेंट्रल टेंडेंसी में तो कंसीडर करेंगे पर डिस्पर्सन निकालते टाइम पे कंसीडर नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं? चलो मैं एक बार करके और दिखा देता हूं आपको कैसे। देखिए, अभी मुझे ये बोला कि सब रिलेशन है कुछ ऐसा, x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, और साथ में बोला कि मोड ऑफ, है ना, मोड ऑफ x जो है वो 23 है, तो मोड ऑफ y बताइए, ये पूछा है मुझसे, राइट। तो चलो पहले तो इसको सोल्व कर देते हैं। सर x की जगह 23 लिख दो, माइनस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। y को इधर ले आते हैं तो y इक्वल्स टू, ठीक है, 23 माइनस, अच्छा इसको एक काम करो, थोड़ा और आसान बना देता हूँ। ऐसे तो 13 आ जाएगा, आंसर तो 13 आ जाएगा, पर मैं इसको थोड़ा और आसान बनवा देता हूँ आपको, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा, ठीक है। आंसर तो 13 आ रहा है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आप इस इक्वेशन को पहले ऐसे कन्वर्ट कर लो कि y निकालने के काम आ जाए। आप इस इक्वेशन को पहले ऐसे कन्वर्ट कर लो कि ये y निकालने के काम आ जाए। तो y को उधर ले चलते हैं तो y आ जाएगा, इधर रह जाएगा x माइनस 10, राइट। अब वैल्यू रखिए तो बहुत आसान हो जाएगा, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो 23 माइनस 10 तो y इक्वल्स टू 13, तो सही जवाब हो जाएगा आपका B, आंसर इज 13, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, अगर यही क्वेश्चन होता, सेम इक्वेशन होती, टोटली सेम, और आपको बोलते स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 23 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बताओ, तो आपको क्या करना होता, आप इस +10 माइनस 10 को ध्यान नहीं रखते, x को तो ध्यान रखते, y को भी ध्यान रखते, पर +-10 या -11 जो भी होगा उसको ध्यान नहीं रखते। समझ गए? उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, डन। बताइए एक बार यहां तक ये क्लियर है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन था आपके लिए और मैंने इसमें नेक्स्ट चैप्टर की भी कुछ बातें आपको समझा दी है, इसलिए बताइए एक बार यहां तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है। फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन of marks in statistics of for a group of 100 students, the mean marks and the median marks were found। आपको मीन दे रखा है, आपको मीडियन भी दे रखा है, मीन है 50 और मीडियन है 40, मोड पूछा है। तो बहुत सिंपल है सर, हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, यस,
कितना, z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, तो 3m, m कितना है 40 माइनस 2x बार 50, तो सर ये आ गया 120 माइनस 100, तो आंसर हो गया 20। ये तो बहुत आसान था। यस सर, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। आ गया क्वेश्चन, which of the following measure statistics which of the following measure satisfy a linear relationship between two variable। ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है वैसे तो, और दो एस्पेक्ट में इसकी हम बात करेंगे। सुनिए, वैसे तो हम कहते हैं कि दो चीजों के बीच में रिलेशन किस चीज से पता चलता है, कोरिलेशन से पता चलता है। मीन, मीडियन, मोड, इनसे तो पता नहीं चलता दो चीजों के बीच में रिलेशन, ये तो एक ही चीज का मेजरमेंट होता है, एक ही चीज का मोड होता है, या उसका मीडियन होता है, या उसका मीन होता है, ठीक है। रिलेशन जानना है दो चीजों के बीच में, तब तो ये क्या होएगा, कोरिलेशन होगा। पर फिर भी अगर हम इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें तो ये भी हो सकता है, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था 63, इसमें एक ये इक्वेशन बनी हुई थी, ये देखना इधर ऊपर बनी हुई है। अब ये दो मोड के बीच में इक्वेशन को प्रेजेंट कर रहा है, राइट, तो दो मोड के बीच में इक्वेशन बन सकती है, बन सकती है। ऐसे तो दो मीडियन के बीच में भी बन सकती है और मीन के बीच में भी बन सकती है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। समझ गए, अगर इस एस्पेक्ट में हम देखें तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। और सिर्फ हमें ये पूछता कि कौन सा मेजरमेंट है जो कि दो चीजों के बीच में रिलेशन बताता है, तो हम कहते हैं कोरिलेशन। पर अभी हमारे पास फिलहाल ऑप्शन नहीं है, तो हम कहेंगे सर मीन से भी इक्वेशन बन सकती है, मीडियन से भी बन सकती है, और मोड से भी बन सकती है। ओके, चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, सुनिए। आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है। देखो, आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ना अलग अलग एस्पेक्ट में होता है, ठीक है। जैसे आप कहेंगे कि बेस्ट पोजीशन एवरेज कौन सा है, तो हम कहेंगे मीडियन बेस्ट पोजीशन एवरेज है, ठीक है। आप कहेंगे कि मीन में सबसे अच्छा कौन सा है, तो हम कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन सबसे अच्छा होता है, ठीक है। जैसे अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। आप कहेंगे सबसे अच्छा कौन सा, तो हम कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन सबसे अच्छा होता है, ठीक है। पर अगर सेंट्रल टेंडेंसी में देखा जाए तो इन ऑप्शंस में से, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं है ना भाई, ए और बी में से आप कहेंगे कौन सा अच्छा, मैं कहूंगा ए अच्छा। अब आप कहेंगे बी और सी में से कौन अच्छा, तो ए तो ऑप्शन में नहीं है, तो हो सकता है मैं बी को कहूंगा अच्छा। समझ गए, फिर आप कहेंगे ए और सी में से कौन अच्छा, मैं कहूंगा ए अच्छा। तो हमें ये देखना पड़ेगा ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, राइट। ओके, तो सर सुनिए आंसर क्या है। आंसर मूविंग एवरेज हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेज में एक मूविंग एवरेज होता है। मूविंग एवरेज क्या होता है पता है, चलो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मानिए ऐसा लिखा है 1 3 5 7 10। सिंपल एवरेज तो क्या करता है, पांचों को जोड़ेगा डिवाइड बाय 5, ऐसे करेगा, पांचों को जोड़ लेगा और डिवाइड बाय 5। पर मूविंग एवरेज ऐसा नहीं करता। मूविंग एवरेज बोलता है कि कितने ईयर का मूविंग करना है, आप कहते हैं सब 3 साल का मूविंग करना है, ऐसा होता है। तो ये क्या करे, पहले 3 का एवरेज निकालेगा, यहाँ लिखेगा, फिर अगले 3 का एवरेज निकालेगा, यहाँ लिखेगा, फिर अगले 3 का एवरेज निकालेगा, यहाँ लिखेगा। समझ गए, तो ये आगे आगे बढ़ता जाता है, पीछे वाली चीज़ों को छोड़ता जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है मूविंग एवरेज, राइट। तो ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि होने वाले चेंजेस को जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। ओके, डन। तो इसको देख लेना बेटा, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है सर मैथमेटिकल एवरेज कौन सा है, बताइए जी, मैथमेटिकल एवरेज कौन सा है। हाँ जी, तो मैथमेटिकल एवरेज क्या है बताइए, किसको बोलते हैं मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। ज्योमेट्रिक मीन, राइट। मैथमेटिकल एवरेज बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन को। ओके, नेक्स्ट लिखा गया है सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम इज 0। बताओ जी, सम ऑफ डेविएशन, सम का मतलब ये, डेविएशन का मतलब ये, बताओ जी ये कब 0 होता है, ये कब 0 होता है, जब x माइनस एक्स बार करते हैं, बताया हुआ है ऐसा।
जब x माइनस एक्स बार करते हैं तभी तो टोटल जीरो होता है। यस, तो आंसर हो जाएगा मीन। अगर मीन से हम डेविएशन लेंगे तो जीरो आएगा, मीडियन से लेंगे तो जीरो नहीं आएगा, मोड से लेंगे तो जीरो नहीं आएगा, और ज्योमेट्रिक मीन से लेंगे तो भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। ये बताओ, साफ साफ फॉर्मूला दे रखा है और पूछा है किसका फॉर्मूला है, बताओ किसका है भाई। एक्स बार दे तो रखा है, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है सर। किसका फॉर्मूला है ये? अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। बताइए जी, ये किसका फॉर्मूला है तो मीन निकालने का, पर हमें ये नहीं पूछा, हमें ये पूछा है फॉर्मूला कौन सा है, कौन सा मेथड है। तो हमें पता है 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो बताइए ए बी सी, आप बताइए आंसर फटाफट, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको लिखवाया हुआ है। तो आप बताइए आपके हिसाब से ए है, बी है या सी है, ताकि थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। जल्दी बोलो। हमने ऐसा लिखवाया हुआ है a प्लस एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। सी की जगह हमने आई लिखाया हुआ है, बात एक ही है। सी की जगह हमने आई लिखा हुआ है, सी का मतलब है कॉमन और आई का मतलब है इंटरवल, बात एक ही है। तो यस, आंसर हो गया ए, कौन सा? स्टेप डेविएशन मेथड। क्या आंसर हो गया? स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। नेक्स्ट आ जाइए, द पोजिशनल एवरेज। ऐसा कौन सा एवरेज है जो पोजीशन से चलता है? देखिए, ये कैलकुलेटेड है। हार्मोनिक मीन में कैलकुलेशन होती है क्या? यस। ज्योमेट्रिक मीन में कैलकुलेशन होती है, वेटेड एवरेज मीन में कैलकुलेशन होती है, मीडियन में कोई कैलकुलेशन नहीं होती। मीडियन पोजीशन के हिसाब से चलता है, तो इसलिए मीडियन पोजिशनल एवरेज है। ठीक है, थोड़ा समझाऊं पोजिशनल एवरेज कैसे, समझिए। मान लीजिए ये 3 लोग हैं, इसकी हाइट है 6 फीट, इसकी हाइट है 5 फीट, इसकी हाइट है 5 फीट 6 इंच। ठीक है, अगर मैं इनको आगे पीछे खड़ा कर दूं, क्या मीन पे फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि मीन तो टोटल करता है। क्या ज्योमेट्रिक मीन पे फर्क पड़ेगा? नहीं, वो तो मल्टीप्लाई करता है। तो पहले ऐसे करो 6 इंटू 5 इंटू 5.6, या ऐसे करो 5 इंटू 6 इंटू 5.6, आंसर तो वही आना है। तो पोजीशन चेंज करने से मीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि मीडियन पे फर्क पड़ जाएगा। जो मिडिल में है, ठीक है, वो मीडियन हो जाएगा। तो अगर मैं 5 को इधर ले आऊं तो फर्क पड़ जाएगा, 6 को इधर ले आऊं तो फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए मीडियन जो है वो पोजिशनल एवरेज है। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72, फॉर डीलिंग विद द क्वालिटेटिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर डीलिंग विद द क्वालिटेटिव डेटा बेस्ट एवरेज कौन सा है? पहले आप लगाइए तुक्का, क्या होता है। क्वालिटी के हिसाब, क्वालिटी के डेटा के लिए कौन सा एवरेज ज्यादा काम का है, बताओ। क्वालिटी डेटा के लिए 2 चीजें होती हैं, मैं लिख देता हूं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब जिसमें कोई क्वालिटी के बेस पे हो, और ये सिर्फ क्वांटिटी के बेस पे होता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एवरेज है जो क्वालिटी में बताने के लिए अच्छा रहता है? देखिए, एक बात बताइए, क्वांटिटेटिव डेटा क्या बोलता है कि भैया हमने मीन निकाला, ध्यान से देखना, हमने मीन निकाला। ठीक है, मीन x का मीन है 10 और y का मीन है 8। बताना एक बार कौन सा अच्छा है? x का मीन है 10 और y का मीन है 8, कौन सा अच्छा है? आप कहेंगे सर x अच्छा है, राइट, जिसका एवरेज ज्यादा है वो अच्छा है। अब समझिए, ये डेटा अगर ऐसा होता, x ने 10 मर्डर किए हैं, ध्यान से सुनना x ने क्या किए हैं? 10 मर्डर किए हैं, और y ने 8 मर्डर किए हैं, फिर भी मीन क्या कहेगा? x अच्छा है, क्योंकि x ने ज्यादा किए हैं। समझ रहे हैं? तो इसको क्वालिटी से, अच्छे से, बुरे से कोई मतलब नहीं है।
ये तो बोलता है क्वांटिटी जिसकी ज्यादा वो अच्छा, ठीक है। जबकि मीडियन जो है वो क्वालिटी से चलता है, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें काम आती है, जैसे इंटेलिजेंट, ठीक है, स्मार्ट, टैलेंटेड, तो ये पोजीशन पे बनाता है उनको, ये सबसे स्मार्ट, ये उससे स्मार्ट, इसमें ये ऐसे ऐसे। तो मीडियन जो है वो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी वाले इंफॉर्मेशन के लिए काम आता है। आई बात समझ में, ठीक है। जैसे बोले ईमानदारी, होनेस्टी, अब होनेस्टी तो क्वालिटी है, क्वांटिटी तो हो नहीं सकती, तो उसके लिए मीडियन काम आएगा, ये मीन काम नहीं आएंगे, मोड काम नहीं आएगा। बोलिए जी, बात समझ में आ गई? 72 तक एक बार रिप्लाई करो, फिर आगे चलते हैं। 72 तक बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी बोलिए। 72 तक क्वेश्चन समझ में आ गए? कोई डाउट है तो पूछ लो, और नहीं तो बोलो ओके, फिर हम आगे चलते हैं। आ गई? चलिए अब 73, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस कैन बी मेजर्ड बाय। अब आप खुद बताओ ये क्या काम आएगा। अभी थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन इसी का किया हमने, आईक्यू जानने के लिए किस मेजरमेंट को काम में लिया जाएगा? क्या आईक्यू भी एक तरीके की क्वालिटी है? यस, क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। तो इसके लिए भी मीडियन ही तो काम आएगा, क्योंकि क्वालिटी से डील कौन करता है? मीडियन डील करता है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 74। विच पार्टीशन वैल्यू डिवाइड द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो विच पार्टीशन वैल्यू डिवाइड द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सीरीज को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? बताइए जी। P10 तो 10 हिस्सों में बांटेगा, ठीक है। P5 ये भी नहीं बांटेगा। P50 इक्वल्स टू M, बताइए P50 M के बराबर होता है, ऐसा बताया हुआ आपको। और यस, और M अगर हम लिखेंगे या P50 हम लिखेंगे तो बेसिकली ये 2 भागों में बांट देगा, 2 इक्वल हिस्सों में बांट देगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा P50, P50, राइट। ओके, 75 कह रहा है द पार्टीशन वैल्यू विच डिवाइड द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ऐसी वैल्यू जो सीरीज को 10 बराबर हिस्सों में बांटती है, कौन सी है? सर क्वार्टाइल तो 4 हिस्सों में बांटता है, परसेंटाइल 100 हिस्सों में बांटता है, मीडियन 2 हिस्सों में बांटता है, और डेसाइल 10 हिस्सों में बांटता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, डेसाइल। ओके, डन। 76 क्या कह रहा है? 76 कह रहा है द मोस्ट इल डिफाइंड। इल डिफाइंड मतलब क्या होता है भाई? इल डिफाइंड का मतलब होता है खराब। द मोस्ट इल डिफाइंड का मतलब है खराब। खराब मेजरमेंट कौन सा है? सर सबसे खराब मेजरमेंट होता है मोड, क्योंकि मोड का कोई लॉजिक नहीं है वैसे, बस जो नंबर रिपीट ज्यादा हो रहा है वो मोड है। अरे भाई उससे क्या फर्क पड़ता है? ना तो कोई कैलकुलेशन करी, ना कोई पोजीशन बनाई, बस जो हो रहा है वो हो रहा है। तो इसको सबसे खराब मेजरमेंट माना गया है, इसके बेस पे डिसीजन नहीं लिए जा सकते, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? विच इज द फॉलोइंग इज मोस्ट अनस्टेबल। बताओ जी, खराब बोलूं अनस्टेबल बोलूं, बात एक ही है क्या? अनस्टेबल का मतलब भी खराब ही होता है क्या एक तरीके से? अस्थिर। तो क्या ये भी मोड हो जाएगा? ये भी तो मोड ही हो जाएगा। यस, तो जब हम कह रहे हैं मोड खराब है तो अनस्टेबल भी क्या है? मोड ही है। यस, आगे आ जाइए सर। मोड निकालने का फॉर्मूला बताइए। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है मोड निकालने का फॉर्मूला बताओ। तो सर मोड इक्वल्स टू 3m, मोड तो आ गया, 3m कहाँ है? ये रहा, माइनस 2x बार ये रहा, तो ए आंसर हो जाएगा। z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, सिंपल। ओके, कोई डाउट नहीं है? आगे आ जाइए। 79 कह रहा है ए डिस्ट्रीब्यूशन विथ 2 मोड्स इज कॉल्ड। बताइए जी, जिस डिस्ट्रीब्यूशन में मोड 2 होते हैं उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, बायो मॉडल। फटाफट जवाब आ गया आपका, वेरी गुड, बायो मॉडल बोलते हैं सर। एक मोड है यूनी मॉडल, 2 मोड है बायो मॉडल, 3 और मोर मोड है
तो उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल, 3 और मोर, MORE, ठीक है। यस। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन बताइए। मोड कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ, बताइए जी, क्या मोड ग्राफिकली निकाला जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? तो ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए, एक ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, ठीक है। इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं इसको? हिस्टोग्राम। इसके अंदर जब हम फ्रीक्वेंसी की एक लाइन बनाते हैं ना, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ऐसे, इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये जो टॉप पॉइंट होता है ना, ये वाला टॉप पॉइंट, टॉप रेक्टेंगल, इसको कहते हैं मोड। ध्यान से देखिएगा, जो सबसे टॉप रेक्टेंगल होता है उसे बोलते हैं मोड, ओके। तो हिस्टोग्राम बनता है, उसमें जो हायर फ्रीक्वेंसी पे जो होता है रेक्टेंगल, उसे कहते हैं मोड। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ओके। डन। क्वेश्चन नंबर 81 समझिए। फॉर स्टडिंग द इंडेक्स नंबर द बेस्ट एवरेज इज, ये इंडेक्स नंबर क्या होता है? आपका फर्स्ट ईयर हो गया, बीकॉम फर्स्ट ईयर। बीकॉम फर्स्ट ईयर में स्टैटिस्टिक्स था आपके, उसमें एक टॉपिक आता है इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर का सबसे बढ़िया जो फॉर्मूला है वो है फिशर्स इंडेक्स। अगर आपने पढ़ा होगा तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला कौन सा होता है? फिशर का इंडेक्स नंबर। और ये जो फॉर्मूला है ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन। ये फॉर्मूला बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन है, तो इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ज्योमेट्रिक मीन। इंडेक्स नंबर निकालने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन, ओके। बताना एक बार 81 तक कोई डाउट? 81 नंबर क्वेश्चन तक कोई डाउट है तो बोलिए। चलो बेटा, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। विच इज द मोस्ट सुटेबल एवरेज टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द इक्वल रेट ऑफ चेंज? बताइए जी, ऐसा कौन सा एवरेज है जो सबको इक्वल एवरेज देता है? ऐसा कौन सा एवरेज है जो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है? तो सर इसका आंसर होगा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि वो सबको मल्टीप्लाई कर देगा और फिर अंडर रूट करेगा, ठीक है। जैसे अर्थमेटिक मीन होता है, समझना, अर्थमेटिक मीन में हायर वे जो वैल्यू होगी उनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन ऐसा है जो इक्वल इंपॉर्टेंस देता है चेंज होने को, ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस टू इक्वल रेट ऑफ चेंज। तो ज्योमेट्रिक मीन इज द राइट आंसर, ओके। आगे आइए सर, आगे वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, और बहुत ही तरीके से समझने वाली बात है। व्हेन कंपेयर टू द अर्थमेटिक मीन, जब हम अर्थमेटिक मीन से कंपेयर करते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा, इक्वल होगा, या कम होगा? बताओ। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन जो है, ये ऐसे तीनों मीन है, तो इनमें रिलेशन कैसा होगा? तो देखिए, इनमें रिलेशन होता है ऐसा, ध्यान दीजिएगा। अर्थमेटिक मीन सबसे ज़्यादा होगा, ज्योमेट्रिक मीन उससे कम होगा, और हार्मोनिक, सॉरी इट्स हार्मोनिक मीन, ठीक है, ये एम नहीं है, एचएम है। हार्मोनिक मीन सबसे कम होगा। ऐसे ट्राई करें, चलो ट्राई करके देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ भी वैल्यू लिख देता हूँ, मान लीजिए 3, 5, 7 लिख देता हूँ, ठीक है। पहले इसका मुझे अर्थमेटिक मीन निकाल के दीजिए, सिंपल अर्थमेटिक मीन निकाल के दीजिए। तो सर ये आ जाएगा 7, 3, 10, 15, 15 डिवाइड बाई 3, 5 आ रहा है क्या देखना? अर्थमेटिक मीन 5 आ रहा है क्या? हाँ,
तो अर्थमेटिक मीन निकलता है 3 + 5 + 7/3। 5 आ गया। ओके, अब इसका मुझे आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल के दीजिए। आता है ज्योमेट्रिक मीन निकालना? यस। 3 × 5 × 7/√3। 3 × 5 × 7/√3 तो कितना आता है सर? 3 × 5 × 7 105 का √3। बताया हुआ आपको इसको सोल्व करना, कैसे सोल्व करते हैं बताया हुआ है क्या? 105 की पावर 1/3, 12 टाइम अंडर रूट, 12 बार अंडर रूट करना है। करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1 करना है, -1, ठीक है। फिर -1 करना है, कर दीजिए। ठीक है। फिर डिवाइड बाय पावर कर देना है, तो डिवाइड बाय 3 कर दो, फिर वापस +1 कर दो, और फिर 12 बार इंटू इक्वल टू कर दो। ये आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 4.72। आप भी करके देख लीजिए। मेरा आंसर आ रहा है 4.72। ठीक है। और हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? 3 वैल्यू है तो 3/1/3, 1/5, 1/7। चेक करो भाई निकाल के। 1/3 m + 1/5 m + 1/7 m + MRC डिवाइड इक्वल्स टू, ओके, 1/3 m + 1/5 m + 1/7 m + MRC आ गया, डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 3, तो ये आ रहा है 4.43। चेक कर लो भाई, मैंने तीनों निकाल के दे दिए आपको, एक बार आप भी चेक कर लीजिए। ये आंसर आ रहा है। ओके, टाइम चाहिए आपको? ओके, तो सुनिए, अब हमें क्या पूछा था कि अगर हम अर्थमेटिक मीन को कंपेयर करें, द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होगी? सर वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन तो कम होगी। कम होगी क्या? यस, लेस देन अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन से कम होगी। ठीक है। ओके, आगे आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 84। ज्योमेट्रिक मीन कौन सा एवरेज है? बताइए जी, ज्योमेट्रिक मीन कौन सा एवरेज है? सर कैलकुलेटेड एवरेज है, कैलकुलेशन होती है ना, लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कैलकुलेशन से फर्क पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, ये एक कैलकुलेटेड एवरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है 85, ज्योमेट्रिक मीन इज टर्म एज। बताइए जी, ज्योमेट्रिक मीन कौन सा एवरेज है? सर रेशियो। आपको पहले दिन ही बता दिया था कि ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल रेशियो और प्रोपोर्शन निकालने के काम आता है, जबकि हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल वेलोसिटी और स्पीड निकालने के काम आता है, राइट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेशियो। बता दीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 85 तक क्लियर है क्या? आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। थैंक यू।